एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आजम खान पर 2 मामलों में चार्ज फ्रेम हुए हैं। 2008 में छजलैट थाने में रोड जाम और हंगामा किया था। 4 और 8 फरवरी को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जयप्रदा से अभद्र टिप्पणी मामले में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। उबैदुर रहमान, क्या जानकारी आपके पास? कौन से ये मामले हैं जिन पर अब चार्ज फ्रेम किए गए? प्राची, हम आपको बताएं कि 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में आजम खान को जब रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके अगले दिन आजम खान एक शादी में सहारनपुर जा रहे थे। तो आजम खान और उनके बेटे को छजलैट थाने में रोका गया था। वहां पर उसके बाद सफाई नेता जमा हो गए थे। उसके बाद वहां पर रोड जाम हुआ था और हंगामा हुआ था, जिसमें आजम खान, उनके बेटे और तमाम समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद और अमरोहा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मामले में आजम खान लगातार गैर हाजिर थे, तो इसलिए एक और मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, उसमें गैर हाजिर रहने का। तो इन दोनों मामलों में जो छजलैट के मामले हैं उसमें आज चार्ज फ्रेम हो गए हैं। अब प्रॉपर वे में ये केस जो है अदालत में सुनवाई इसकी शुरू होगी और इसकी अगली तारीख 2 फरवरी लगाई गई है। इसके अलावा एक और मामले में आजम खान की रिमांड एप्लीकेशन पर सुनवाई थी। वो जयप्रदा पर टिप्पणी का मामला है, जो 2019 में आजम खान और कुछ सपा नेताओं के खिलाफ मुरादाबाद के कटघर थाने में जयप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ था। बाद में ये मामला रामपुर के सिविल लाइन थाने में ट्रांसफर हो गई थी इसकी जांच, लेकिन उसमें आजम खान जमानत पर हैं, तो उसकी रिमांड एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होनी थी। उसके लिए 8 फरवरी की अदालत ने तारीख लगाई है। आज आजम खान, बिल्कुल, यानी मुश्किलें जो हैं वो अभी आजम खान की कम होती हुई नजर तो बिल्कुल नहीं आ रही है। शुक्रिया आपका उबैदुर रहमान तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ई गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ाया है। सरकार की मंशा है कि जल्दी ज्यादातर विभागों में होने वाले कामकाज को पेपरलेस किया जाए और मंत्रियों और अधिकारियों को डिजिटल ऑफिस या फिर कहें कि ई ऑफिस के जरिए जोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों को टैबलेट तो पहले ही बांट दिए थे, लेकिन अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ज्यादातर विभागीय काम टैबलेट पर ही निपटाएं और साथ ही प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कैबिनेट बैठकों को भी पेपरलेस किया जाए। इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसमें योगी मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री मौजूद रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, लगातार उन्होंने डिजिटल इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको बढ़ाते हुए आज जो हमारे कार्यालय हैं उनको पहले ही ई ऑफिस कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि ये सब चीजें खत्म होना चाहिए। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पेपरलेस गवर्नेंस के तहत जाएगी और हम सब इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए एनआईसी को भी बुलाकर सारे अधिकारियों को कह दिया गया है, सारे माननीय विधायकगण को, सारे माननीय मंत्रीगणों को, सबको जो है ई ऑफिस की जो अभी स्पेशल कुछ ट्रेनिंग्स थी, जो कुछ चीजें हैं जो हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसको लेकर तमाम चीजों के लिए कहा गया है और अगली जो कैबिनेट होगी वो ई कैबिनेट होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती एक टेक्नो सेवी चीफ मिनिस्टर के रूप में होती है और अब उनकी कोशिश है कि सरकार के अन्य मंत्रियों को भी तकनीक से जोड़ा जाए। इसीलिए आज मुख्यमंत्री आवास पर एक ई कैबिनेट ट्रेनिंग सेशन को रखा गया था। तमाम मंत्री जो हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और यहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी गई। कैसे ट्रेनिंग दी गई हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मोहसिन रजा, सर क्या ट्रेनिंग में रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं, लगातार उन्होंने डिजिटल इंडिया जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है उसको बढ़ाते हुए आज जो हमारे कार्यालय हैं उनको पहले ही ई ऑफिस कर दिया है। और मुख्यमंत्री का ये संकल्प है कि ये सब चीजें खत्म होना चाहिए। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पेपरलेस गवर्नेंस के तहत जाएगी। वो कैबिनेट की बैठकों में इसी कहें तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए टैबलेट पर ई कैबिनेट में जुटेंगे और विधायकों को भी अब जो टैबलेट है वो देगी सरकार। कैमरा पंकज निगम के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। किसान आंदोलन का मंच अब राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। आंदोलन के मंच को सियासी दल अपने अपने फायदे को भुनाने में लगे हैं।
तो वहीं अब दिल्ली के आंदोलन में महाराष्ट्र के नेता भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं आज गाजीपुर बॉर्डर पर शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मेरे द्वारा संदेश भेजा है कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। वहीं संजय राउत ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को कुचलने की कोशिश की गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों का कर्तव्य बनता है कि राकेश टिकैत के साथ खड़े हों। मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि आंदोलन में पहुंचकर किसानों को समर्थन दें। सहारनपुर में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो खुलेआम अपनी गुंडागर्दी दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का है, जहां पर बुजुर्ग दुकानदार की दुकान पर आए कुछ अज्ञात दबंगों ने पहले अपनी दबंगाई दिखाई। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता दें, बाथरूम में कैदी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आजीवन कारावास की सजा ये कैदी काट रहा था। जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के लुक्सर जेल का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां कैदी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बाथरूम से कैदी का जो शव है वो बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और अब सवाल जरूर जेल प्रशासन पर खड़े होंगे। बात अब सहारनपुर की करेंगे, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो खुलेआम अपनी गुंडागर्दी दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र का है, जहां पर बुजुर्ग दुकानदार की दुकान पर आए कुछ अज्ञात दबंगों ने पहले अपनी दबंगाई दिखाई और बाद में बुजुर्ग दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। दबंग लोगों द्वारा जब बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी तो बुजुर्ग ने शोर मचा दिया। बुजुर्ग के शोर मचाने पर घर की महिलाएं बीच बचाव में आईं तो दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनकी भी जमकर पिटाई कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दबंगों द्वारा मारपीट करने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से घटना का संज्ञान लेते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग की सरेआम पिटाई की जा रही है। हालांकि जब बीच बचाव करने के लिए महिलाएं आईं तो फिर महिलाओं के साथ भी इन दबंगों ने मारपीट की है। अब ये जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाला एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शख्स का नाम विशाल है और वो बाफर गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि विशाल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विशाल अलग अलग हथियारों से गोलियां चला रहा है। वो मेरठ कॉलेज का छात्र नेता भी रह चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसका दावा है कि फायरिंग करने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में कुछ युवकों द्वारा फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक घर के बाहर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने फायरिंग मामले में 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मामले में एसपी देहात प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि बीते 2 दिन पहले रात को कुछ युवकों में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हो गया था। वहीं एसपी देहात ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ललितपुर में तैनात एक पुलिसकर्मी का बेरहम चेहरा सामने आया है। पैसा नहीं दिए जाने से नाराज इस पुलिस वाले ने एक युवक को इस तरीके से मारा जिसको देखकर कोई भी दहल जाए। रिपोर्ट देखिए।
अब कोई करे भी क्या, किसका दोष दे। इस महकमे में कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सिर पर वर्दी का नशा इस कदर सवार रहता है कि वो सबको इन बूटों के तले बस रौंद देना चाहते हैं। जुबान पर गाली और गोली मार देने का दम तो इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इसके बिना मानो इन्हें लगता है कि इनकी हनक हर कोई हल्के में ले रहा है। तभी तो जहां मौका मिला नहीं कि हावी होने और हवा बनाने से बाज नहीं आते। कोई सवाल कर दे तो उसका जवाब इनकी जुबान नहीं, जूते देते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में देखा भी जा सकता है। वो तो शुक्र मनाइए कि जनाब के हाथ में उस वक्त संगीनें नहीं थी, नहीं तो बेशक इनके हाथों संगीन अपराध तो होना तय था। ये ललितपुर का वाकया है, इसे वाक्यों में बयान नहीं किया जा सकता है। तस्वीर में देखिए, बूट पहने एक शख्स के सिर पर लात मारने वाला ये सिपाही अभिषेक तिवारी है, जिसने एक युवक से बकाया पैसों को लेकर पहले गाली गलौज की और फिर उससे भी मन नहीं भरा तो बूट पहने उसके सिर पर लात मार दी। इस तस्वीर को देखकर कोई भी दहल उठे। मामला कोतवाली ताल बेहट के स्थानीय कस्बे का है और सिपाही अभिषेक तिवारी यहीं तैनात है। बताया जा रहा है कि सिपाही और युवक की बाइक आमने सामने भिड़ गई थी, जिसके बाद सिपाही इस युवक से 50,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसमें से 25,000 रुपए इस युवक ने दे भी दिए। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच तय है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि खाकी अपराधियों के बजाय आम लोगों के बीच खौफ का पर्याय क्यों बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लखनऊ से खबर है, जहां फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। साइबर क्राइम सेल ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। देवा रोड पर गो इंडिया नाम से चला रहे थे कॉल सेंटर। 4 शातिर जालसाजों ने मिलकर ये फेक कॉल सेंटर बनाया था। तो साइबर क्राइम सेल ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। देवा रोड पर गो इंडिया नाम से कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया है और 4 शातिर जालसाजों ने मिलकर ये फेक कॉल सेंटर बनाया था। अब इसका पर्दाफाश लखनऊ पुलिस ने कर दिया है और 3 जालसाजों को गिरफ्तार भी साइबर क्राइम ने कर लिया है और इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवा रोड पर गो इंडिया नाम से ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, जिसकी भनक लगी साइबर क्राइम को और कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया गया है। 3 जालसाज पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल फर्जी कॉल सेंटर ये लोग चला रहे थे, लोगों के साथ ठगी किया करते थे, जिसमें से 3 जालसाजों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। आप एक मिनट हमको फोटो करा दिए। लखनऊ से अगली खबर है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बंसरा थाना क्षेत्र के बनी बॉर्डर पर हादसा हुआ। बाइक सवार 2 महिला सहित एक युवक की मौत हो गई। गलत साइड से आ रहे ट्रक से बाइक की भिड़ंत हो गई। तो ये खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसे की खबर मिल रही है। बंसरा थाना क्षेत्र के बनी बॉर्डर पर हादसा हुआ है। बाइक सवार 2 महिला समेत एक युवक की मौत हो गई है। दरअसल गलत साइड से आ रहे ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और कैंटर की भिड़ंत ने पीएससी के 2 जवानों की जान ले ली और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। बेकाबू कैंटर ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया था। ये रफ्तार का कहर है। भिड़ंत इतनी भीषण कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गया। तस्वीरें इतनी भयावह कि दिल दहल जाए। लेकिन इस हादसे का वो दर्दनाक पहलू जिसने भी सुना सन रह गया, आंखें नम हो गई। इन्हें क्या पता था कि ये इनकी ड्यूटी का नहीं, इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इन्हें क्या पता था कि मौत सामने है और वो संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देगी। शायद मौत इतनी तेज रफ्तार से आई कि इन्हें पता तक नहीं चला और जो बच गए वो बच पाएंगे भी नहीं, इसका भी उन्हें पता नहीं। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें भी पूरी उम्मीद है
कि वो बस बच जाए। इस भीषण हादसे में 2 जवानों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जताया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर और डिवाइडर पर ट्रक और कैंटर के टूटे और बिखरे पड़े पार्ट्स पड़े हुए और वहां बड़ी संख्या में पुलिस वाले मायूस खड़े हैं। दरअसल ये दर्द भरी दास्तां बुलंदशहर से आई है, जहां अलीगढ़ की ओर से नोएडा जा रहे तेज रफ्तार कैंटर और नोएडा की तरफ से अलीगढ़ की ओर आ रहे ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। ये भयानक भिड़ंत पुलिस बैरिकेड के पास हुई, जिसने अलीगढ़ की 38वीं पीएसी वाहिनी के 2 जवानों की जान ले ली और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। ये जवान किसान आंदोलन के मद्देनजर यहाँ ड्यूटी पर थे। मरने वाले एक जवान का नाम प्रवीण कुमार है, जो 2019 में पीएसी में भर्ती हुए थे। यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएसी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है, जिसमें 2 पीएसी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे, जो मामूली रूप से घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। यह हादसा NH 91 पर थाना सिकंदराबाद इलाके के औद्योगिक क्षेत्र स्थित 4 नंबर बैरिकेडिंग पर हुआ। यहाँ इस तरह के सड़क हादसे होते रहे, बावजूद इसके यहाँ मौत की सबब बनती आ रही गाड़ियों की तेज रफ्तार थमने का नाम नहीं लेती। अब सवाल ये कि इस रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब खबर उन्नाव से, जहां लापरवाह पुलिसकर्मियों को उन्नाव आईजी ने फटकार लगाई है। दरअसल आईजी रेंज कोविड काल में तहसील परिसर में भीड़ उमड़ने के कारण नाराज थे। भीड़ की वजह से आईजी भड़क गए और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। आईजी ने तहसील कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई। आईजी के सख्त तेवर से पुलिस अधिकारी में हड़कंप मच गया। आईजी लक्ष्मी सिंह तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। भैया साइड हो जाइए, साइड आ जाइए, साइड पीछे हो जाओ। ऐसे झुंड बना के और ये झुंड बना के जो आ रहे लोग, ये आपके लिए भी खतरा है, उनके लिए भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल दीवार खड़ी हो गई है। भैया साइड हो जाइए, साइड आ जाइए, साइड पीछे हो जाओ। ऐसे झुंड बना के और ये झुंड बना के जो आ रहे लोग, ये आपके लिए भी खतरा है, उनके लिए भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल। संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में तीर्थ पुरोहित आज से अनशन पर बैठ गए हैं। तीर्थ पुरोहितों का ये अनशन मेला प्रशासन के कैंप कार्यालय में चल रहा है। अनशन पर बैठे पुरोहितों का कहना है कि मेला प्रशासन इस बार उन्हें परेड क्षेत्र में जगह नहीं दे रहा है। शुरू में उनसे ये बहानेबाजी की गई कि परेड क्षेत्र में कोरोना की वजह से इस बार किसी को भी जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन अब ये जगह झूला लगाने वालों और दुकान चलाने वालों को मोटे पैसे लेकर आवंटित कर दी गई है। परेड क्षेत्र में जमीन न मिलने से तीर्थ पुरोहितों के साथ ही कल्पवासियों और दूसरे श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेला प्रशासन से इस बार में कई बार बात की गई, लेकिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि उन्होंने मजबूरी में अनशन शुरू किया है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उन्हें परेड क्षेत्र में हमेशा की तरह जमीन नहीं दी जाएगी। तब तक वो इसी तरीके से अनशन पर बैठे रहेंगे। ये है कि तीर्थ पुरोहित समाज को परेड क्षेत्र में 50 सैकड़ों साल से जमीन मिलती थी और उस जमीन को आज मेला प्रशासन तीर्थ पुरोहितों को नहीं दे रहा है, वहाँ व्यवसायीकरण कर रहा है। वहाँ पर टोटल व्यवसाय के सारी चीज़ों को स्थापित करा दिया। शुरू में ये लगा कि वहाँ पे कुछ न होगा तो सभी लोग मौन थे, लेकिन जब इसके बाद टोटल वहाँ व्यवसायीकरण कर दिया, जितनी भी मार्केट पूर्व वर्ष में थी उससे अधिक वहाँ मार्केट लग गई। जबकि मेले के अंदर कहीं भी इन्होंने पटरी दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दिया। एक और पटरी दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दिया और दूसरी ओर टोटल मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि वहाँ पर व्यवसायीकरण का ज़्यादा इन्हें धन उगाही होती है। उस धन के कारण इन्होंने पूरे मेले को दुकान से वंचित किया और वहाँ टोटल मेला बसा दिया।
तीर्थ पुरोहितों को परेड में हमेशा से जमीन मिलती थी, उनको अभी तक कोई विचार नहीं किया है। उसी के विरोध में यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज आज बैठा है कि ये मेला धार्मिक है, धर्म की भावना के अनुरूप मेले को बसाना चाहिए, न कि व्यावसायिक। आज पूरे मेले को इन लोगों ने व्यावसायीकरण कर दिया है। हरिद्वार महाकुंभ के नोटिफिकेशन को लेकर एक बार फिर गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदीप झा का साफ कहना है कि सरकार महाकुंभ को लेकर नोटिफिकेशन भले ही जारी ना करे, लेकिन 14 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि महाकुंभ का नोटिफिकेशन 27 फरवरी से होने की संभावना थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसे आगे डाला जा सकता है। इसको लेकर संतों और गंगा सभा के सदस्यों में आक्रोश है। देखिए, कुंभ तो 14 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। हम लोग धार्मिकता को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो धर्म में आस्था रखने वाले पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व के जो हिंदू हैं, उनको इस बात का पहले भी आह्वान कर चुके हैं। वर्तमान में आपके चैनल माध्यम को धन्यवाद देते हुए उससे भी करते हैं। और हम सरकार की इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इसको मेले को सीमित कर दिया जाए। देहरादून का रुख करते हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गांधी शताब्दी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सीएम रावत ने अस्पताल के महिला विंग में आईसीयू का लोकार्पण भी किया। वहीं सीएम रावत ने 108 आपातकालीन सेवा के अंतर्गत आने वाले 132 एम्बुलेंस को रवाना किया। सीएम रावत ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। देखिए, हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे हम, ये हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था। और आप देखेंगे कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एक सार्वभौमिक योजना उत्तराखंड के लिए हमने प्रारंभ की, और जिसमें अभी तक 2,30,000 से अधिक लोगों ने सेवाएं ली हैं। यानी कि 2,32,000 से अधिक लोगों ने अपना इलाज कराया है। और इसमें लगभग 25% लोग ऐसे हैं कि जो गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रसित थे, यानी कि जो जानलेवा जो। उधर रुड़की में खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भी 2022 विधानसभा चुनाव में 2 चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। विधायक चैंपियन का कहना है कि जो सीट पार्टी देगी उस सीट पर जीत दर्ज करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए 2,26,000 रुपए भी उन्होंने दान किए। उधर कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस ने चुनावी जीत हासिल करने के लिए अब पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे 2022 का रण जीता जा सके। पौड़ी में कांग्रेस परिवर्तन रैली के जरिए घर घर जा रही है और सरकार की नाकामियों को गिनाकर अपना परचम बढ़ा रही है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या पिछले साल की तुलना में बढ़ गई है। लॉकडाउन के बाद अब काफी संख्या में पर्यटक अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की तादाद देखते हुए नया जोन भी खुला है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में शुरू होने वाली 2 ट्रेनों का नामकरण हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नामों को मंजूरी दे दी है। सिद्धबली जनशताब्दी एक्स और कोटद्वार से दिल्ली चलेगी। टनकपुर दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा गया है। फरवरी के आखिरी तक दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू होगा।